नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज प्रधानमंत्री देंगे जवाब। कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी, व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय इकाई का दर्जा दिलाने का रास्ता साफ। संसद से विधेयक पारित। आयात निर्यात वाले उत्पादों को BIS लेना होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 मार्च को होगी पूछताछ। बातचीत के लिए कश्मीर नहीं होनी चाहिए शर्त। ब्रिटेन की पाकिस्तान को नसीहत। विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा, पठानकोट हमले की जांच में तेजी लाए पाकिस्तान। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज। भारत में आंशिक रहेगा ग्रहण। इंडोनेशिया, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण सूर्य ग्रहण। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके बुधवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को प्रधानमंत्री के जवाब के वक्त सदन में रहने को कहा है। कांग्रेस ने मंगलवार देर रात 3 लाइन के व्हिप जारी किया। पीटीआई के मुताबिक बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से संशोधन प्रस्ताव दिया जा सकता है। यह संशोधन प्रस्ताव विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अश्विनी कुमार दे सकते हैं। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इससे पहले कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार ने असहिष्णुता, महंगाई, काले धन और विदेश नीति पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काले धन को वापस लाने में सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने इशरत जहां मामले पर विपक्षी दलों के रुख की भी तीखी आलोचना की। वहीं चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद की बहस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है। ये 3 हिस्सों में गया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो था, मैं अकाउंट्स दे सकता हूं, वो कंज्यूमर को गया। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दुनिया की मंदी के माहौल में धीमी है, तो जो सार्वजनिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो आज हम लोग ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, ये 3 कारण इसके मूल हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो बढ़ी है, और थोड़ी अर्बन डिमांड बढ़ी है। इससे पहले सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने चर्चा के दौरान सरकार पर देश में फांसीवाद की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। Intolerance that is happening along with these institutions of higher education, and this rising intolerance and the use of nationalism, I must say it, sir, I am very deeply concerned that it is chillingly reminiscent of how Hitler and used nationalism in order to establish fascism. What is your independent foreign policy? Are you not making this country subservient to American imperialist power? Can we agree to this? I'm not getting into our relationship with other countries. What is our stand? Why it is now changed? कांग्रेस नेता रजनी पाटिल ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। आसाम गैस क्रैकर हो, मंगलयान हो, जम्मू कटरा रेलवे हो, ये सभी हमारे प्रोजेक्ट्स जिसको लेबलिंग सिर्फ अभी फिर कर दिया, लेबल करके रिपैक करके देश के सामने रखा गया कि हमने ये किया है। चर्चा के दौरान कई अन्य दलों के सांसदों ने भी असहिष्णुता को लेकर राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। पंचानन मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज देश के मौजूदा कृषि संकट पर चर्चा होगी। सदस्य हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताएंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया, संजय सिंह, मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह, तो जेडीयू सांसद केसी त्यागी, बीजेडी सांसद भूपिंदर सिंह,
और एनसीपी सांसद माजिद मेमन समेत कई सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। चर्चा के दौरान कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय भी सुझाए जाएंगे। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 को कल राज्यसभा से सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। विधेयक का मकसद भारतीय मानक ब्यूरो को देश की राष्ट्रीय मानक संस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें सामग्री और प्रक्रियाओं के अलावा वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों को मानक तंत्र के दायरे में लाने का भी प्रावधान है। लोकसभा से विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। बिल को तमाम दलों का समर्थन मिला। हालांकि सांसदों ने कुछ अहम सुझाव भी रखे। So we want to be a member of the elite group where India can stand itself, say that Indian standards are accepted throughout the world because we are following the international norms which are fixed up by various membership in various organizations. And also we are telling that how reciprocally we are going to accept other standards. क्या गारंटी है कि जो लाइसेंस मांगेगा वो मानक पूरे उसके होने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा? ये कहाँ पर से गारंटी है? आखिर कौन सा ऐसे मानक आप फिक्स कर रहे हैं कि ये मानक कंप्लीट कर लेंगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा? इसमें आप अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज की आवश्यकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितने आज लोग हमारे पास हैं, हमने ये भी सुझाव देना चाहता हूं और दिया भी है, मैंने पहले भी कहा है कि आप जहां पे मैन्युफैक्चर होके निकलता है सामान, वहीं पे आप देखिए कि इसका क्वालिटी वहीं पे जांच हो जाए। सेलर की जो डेफिनेशन है, ये आजकल ई कॉमर्स में और इतना यहाँ माल कोई बना रहा है, बेच कोई रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेज़ॉन और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने नाम से माल बेच रही हैं, अपने आप को सेलर बता के, जबकि वो माल बनाती नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान ने सांसदों को आश्वस्त किया कि बिल में सभी उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। हमने कहा इंपोर्टेड सामान आएगा, हम हर कोई अलाउ नहीं करेंगे। BIS का स्टैंडर्ड जो है उसको लेना पड़ेगा। जो बाहर में सामान जाएगा उसको BIS का स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि उसको उसके अनुसार में होना पड़ेगा। बिल के कानून बनने के बाद उपभोक्ताओं को ISI प्रमाणित उत्पाद हासिल करने में मदद मिलेगी और घटिया उत्पादों के आयात से बचा जा सकेगा। बिल से केंद्र सरकार को ज्यादा उत्पादों और सेवाओं को मानकीकरण के दायरे में लाने का अधिकार देने का प्रावधान है। फिलहाल भारतीय मानक ब्यूरो को औपचारिक रूप से एक राष्ट्रीय इकाई का दर्जा हासिल नहीं है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संस्थाओं में देश की अगुवाई करता है। बिल को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF से पैसा निकालने पर अब टैक्स नहीं लगेगा। विपक्ष के विरोध के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल लोकसभा में ये ऐलान किया। विपक्षी दलों ने कहा कि श्रमिक विरोधी इस प्रस्ताव को वापस लेना जरूरी था। EPF से पैसा निकालते वक्त अब कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि EPF पर टैक्स प्रस्ताव वापस लेने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाने के लिए कई सुझाव आए हैं और सरकार इन पर गौर करेगी। In view of the representations received, the government would like to do a comprehensive review of this proposal, and therefore I withdraw the proposal in paragraph 138 and 139 of my budget speech. The proposal of 40% exemption given to NPS subscribers at the time of withdrawal remains. विपक्षी दल शुरू से ही इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वो इसे वापस लेने के लिए सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे। Whenever somebody is being oppressed wrongly or acted against wrongly or victimized, I tend to try and help those people. So yes, I felt salaried people, middle class people were being hurt by the government, and so I decided to put some pressure on the government, and I'm very happy that they've got some relief. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे आम लोगों की जीत बताया है। भारतीय मजदूर संगठन समेत कई ट्रेड यूनियनों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि प्रस्ताव गैर वाजिब है। गैर वाजिब प्रस्ताव था, लाया नहीं जाना चाहिए था। लाने के बाद सरकार ने वापस लिया। लोगों की जो आवाज उठी उसका उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस साल 1 अप्रैल के बाद EPF से कुल राशि का 60% निकालने पर कर लगाने की बात कही थी।
हालांकि इस पर टैक्स छूट पाने के लिए इस राशि को फिर से निवेश करना जरूरी था। प्रणव गोस्वामी के साथ मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल संसद के दोनों सदनों में महिला सांसदों ने एक सुर में महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि महिलाओं को उनका जायज हक मिलना चाहिए। महिला सांसदों ने आधी आबादी के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता भी जताई। माननीय सदस्यगण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में सभी सदस्यों को बधाई दी। स्त्री शिक्षित होती है, स्त्री सामाजिक बातें समझती है, राष्ट्र निर्माण में आगे होती है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे बोलते हैं पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र संपन्न होगा। और इस दृष्टि से हम सभी लोग इसमें सहभागी होंगे, सभी लोग इसमें सहमति जताएंगे, ये मैं मानती हूँ। आप सभी को फिर शुभकामनाएं। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य बनाने की आलोचना की। Maximum governance is anchored in the deepening of our democratic and liberal values. Madam Speaker, surely maximum governance also means giving us women our legitimate due, namely the long-awaited Women's Reservation Bill. महिला सांसदों ने समाज और परिवार में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को लेकर चिंता जताई। बस में स्पेशल सीट वुमेन के लिए नहीं चाहिए। हम लोग बस चलाना चाहते हैं। आप बोलेंगे आप लेडीज फर्स्ट, आप सामने जाइए। नहीं, हम लोग कंधे पे कंधे मिले के चलना चाहिए। 5 लाख इनकम करने से आपका टैक्स फ्री नहीं चाहिए। 5 करोड़ इनकम करके मैं पूरा टैक्स देना चाहती हूँ। महिला सदस्यों ने देश निर्माण में स्त्री शक्ति के योगदान का जिक्र किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर जोर देने की बात कही। Focus the entire conference on finance, women's rights and gender equality. I think what we really need to bring in the change is to making sure that every woman gets an equal right, and the research in India has to be about equal rights for man or woman. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समाज में महिलाओं की अहम भूमिका को सराहा और उनके योगदान को सलाम किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल को लोकसभा से जल्द पारित कराने की मांग उठी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला सांसदों ने ये मांग रखी। वहीं सरकार ने उम्मीद जताई कि इस साल महिला आरक्षण बिल पारित हो जाएगा। राज्यसभा में मंगलवार को सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि भारत की संस्कृति महिलाओं को सम्मान देने की है, लेकिन हाल ही के सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी चिंताजनक है। We cannot afford to ignore the social, political and economic contribution, enterprise and innovation of a half of our population. इसके बाद शून्यकाल के दौरान कई महिला सांसदों ने महिला दिवस के मौके पर अपनी बात रखी। We did it with passed that constitution amendment. It is pending in the Lok Sabha. I hope that this year perhaps the bill will pass. कांग्रेस की तरफ से विप्लव ठाकुर, रजनी पाटिल, अंबिका सोनी, कुमारी शैलजा और रेणुका चौधरी ने अपनी बात रखी। That it needs a certain amount of courage, commitment and dedication to the cause of women, which made the bill be passed under the aegis of the thought processes of the Congress party under Rajiv Gandhi. AIADM के सांसद शशिकला पुष्पा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पारित कराने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये अभी भी दूर की कौड़ी है। The commemoration and celebration of this day will be in its true sense only if we legislate 33% reservation to women in the parliament and state legislature. 8 मार्च 2010 को राज्यसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी थी। ये बिल फिलहाल लोकसभा में लंबित है। बिल के कानून बनने पर संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस बीच सरकार ने कहा है कि वो महिला आरक्षण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश कर रही है। They could not evolve consensus in 10 years. We are also working in the direction of evolving consensus. I hope we will succeed at the earliest, and then we can move forward.
वहीं लोकसभा में इशरत जहां मामले से जुड़े हलफनामे में कथित बदलाव को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सत्यपाल सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, किरीट सोमैया और बीजेडी सांसद कलिकेश नारायण सिंह देव इस मामले पर गृह मंत्री का ध्यान दिलाएंगे। इस मुद्दे पर गृह मंत्री बयान भी देंगे। कि मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग लिमिटेड मॉरिशस हेड साउथ मेक इन इंडिया परियोजना के अंतर्गत ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरें जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में एनसीपी नेता छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छगन भुजबल के खिलाफ समन जारी किया है। ईडी महाराष्ट्र के पूर्व लोक निर्माण मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल से 14 मार्च को पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उनके बयान को दर्ज कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें भुजबल और उनके कुछ सहयोगियों के साथ ही छगन भुजबल के भतीजे समीर का नाम भी शामिल है। समीर की इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में पिछले महीने भुजबल के बेटे पंकज से भी पूछताछ की थी। ईडी ने भुजबल और कुछ अन्य लोगों से संबंधित 9 परिसरों पर 2 बार छापे मारे थे। हालांकि छगन भुजबल अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं। आपराधिक मामलों के आरोपी सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अब संविधान पीठ करेगी। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 5 सदस्यीय पीठ का गठन करने के लिए याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल को लेकर याचिकाएं विचाराधीन है कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों को कब अयोग्य ठहराया जा सकता है। पीठ ने पूछा कि ऐसे मामलों में आरोप तय होने पर ही जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है या दोषी ठहराए जाने पर। 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर बड़ी पीठ में फैसला होना जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए मौजूदा सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई की समय सीमा 1 वर्ष तय की थी। साथ ही 1 साल में सुनवाई पूरी नहीं होने पर संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पूरी जानकारी देने के लिए कहा था। उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। भारतीय स्टेट बैंक समेत 17 बैंकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल माल्या की कई कंपनियों पर बैंकों का हजारों करोड़ रुपए बकाया है। सोमवार को माल्या को कर्ज वसूली न्यायाधिकरण से भी झटका लगा था। न्यायाधिकरण ने ब्रिटेन की डियाजियो कंपनी से 515 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा दी है। भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर यह आदेश आया था। माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में अपनी बड़ी हिस्सेदारी डियाजियो को बेच दी है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर रोक लगाने की याचिका पर एनजीटी आज भी सुनवाई करेगी। कल इस मामले की सुनवाई करते हुए प्राधिकरण ने पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगा है। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कार्यक्रम स्थल में पेड़ पौधे काटे जाने से इनकार किया है। दिल्ली में यमुना के तट पर होने वाले श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम पर उठे विवाद को लेकर एनजीटी में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें डीडीए को कड़ी फटकार लगाई गई है। साथ ही ट्राइब्यूनल ने देर से याचिका दायर करने पर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। एनजीटी ने इस बारे में पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से भी सवाल पूछा है। एनजीटी में दायर याचिका में दलील दी गई है कि इस सम्मेलन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने वाला है कि एक ग्रास का ब्लेड
एक छोटा सा बुश, एक छोटा सा ट्री वहाँ नहीं छोड़ा गया। यही हमारी कंप्लेंट है कि ये जो डैमेज हो रही है ये बहुत सख्त डैमेज है, बहुत प्रभावकारी है, जिसके ऊपर ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फर्क पड़ेगा और डैमेज होगी। दिल्ली पहुंचा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कार्यक्रम स्थल पर पेड़ काटे जाने के आरोपों से इनकार किया है। हम चाहते हैं जमुना साफ हो, हम चाहते हैं सब लोग मिलजुल के इसका करें, हम पर्यावरण को हम दोषित नहीं करेंगे। मैं आपसे फिर से कहूंगा, हमने एक पेड़ भी नहीं काटे वहाँ, जहाँ तक मेरे जानकारी में है। हम पर्यावरण के लिए बहुत ही हमदर्द रखने वाले हैं। कार्यक्रम के लिए सेना की ओर से यमुना नदी पर पैंटून पुल बनाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। 11 से 13 मार्च तक होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में दुनिया भर से करीब 35 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चर्च पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने सोमवार को भी 7 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें 6 आरोपी नाबालिग थे। रायपुर के कामरडी इलाके में 6 मार्च को प्रार्थना के दौरान कुछ लोगों ने हमला करके तोड़फोड़ की थी और इस मामले में कई लोग घायल हुए थे। पंजाब में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। बीते 1 महीने में इस वायरस की वजह से 30 लोग दम तोड़ चुके हैं और राज्य में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। अभी तक 163 मामलों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी का ज्यादा असर भटिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट और लुधियाना के आसपास के इलाकों में बना हुआ है। पंजाब सरकार ने पिछले महीने हालात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। वहीं हरियाणा में भी स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना में जल्द ही महिला फाइटर पायलटों को भी शामिल किया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल अरूप रहा ने कल विमेन इन आर्म्ड मेडिकल कॉर्प्स पर आयोजित सम्मेलन में इसका ऐलान किया है। वायुसेना अध्यक्ष ने बताया कि महिला फाइटर पायलटों के पहले बैच में 3 ट्रेनी को शामिल किया गया है, जो प्रशिक्षण के दूसरे चरण में हैं। जून में इस बैच की पासिंग आउट परेड होगी। वायुसेना में महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में हरी झंडी दे दी थी। I must thank the Honorable Raksha Mantri for having approved the IAF's proposal to induct women as fighter pilots. And very soon, I think on 18th of June this year, Indian Air Force is the first women fighter pilot. Congratulations. पूसा इंस्टीट्यूट 19 से 21 मार्च के बीच राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले का आयोजन करेगा। इस मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेले में 2014-15 के दौरान कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाएगा। मेले में देश के हर ब्लॉक से 2 किसान आमंत्रित किए गए हैं। भारत सरकार इस मेले की सह आयोजक है और इस बार कृषि में नई तकनीक और नई फसल की नई प्रजातियों पर खास फोकस रहेगा। 19, 20, 21 मार्च को कृषि उन्नति मेला का आयोजन उस परिसर के अंदर पूसा में, जो दिल्ली के मध्य में है, किया जाएगा। 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में मिली सुरंग की जांच को लेकर भारत ने पाकिस्तान से संयुक्त टीम बनाने को कहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी संयुक्त जांच का भरोसा दिया गया है। बीएसएफ के आईजी राकेश शर्मा के अनुसार भारत ने अपनी तरफ से जांच पूरी कर ली है और सुरंग को लेकर मिली सूचना को पाकिस्तान के साथ साझा किया जा चुका है। 3 मार्च को यह 30 मीटर लंबी सुरंग मिली थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की है। हमने अपनी जांच तो पूरी कर ली है और पाकिस्तान के साथ हमने प्रोटेस्ट भी दे दिया है और हमारे सेक्टर कमांडर लेवल पे बातचीत भी हुई है। हमने उनसे आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप भी जॉइंट वेरिफिकेशन के लिए आगे आइए और हम चाहेंगे कि उनके भी सेक्टर कमांडर आगे आएँ और हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। उन्होंने जांच का भरोसा दिया है और ये भी कहा है कि वो अपने हायर हेडक्वार्टर से परमिशन लेके
जल्द ही हमको सूचना देंगे। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को भारत से बिना शर्त बातचीत की सलाह दी है। पाकिस्तान पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कश्मीर को बातचीत की शर्त ना बनाए जाने के लिए कहा। उन्होंने पठानकोट आतंकी हमले की जांच में तेजी लाने को भी कहा है। एक दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने पाकिस्तान को बिना शर्त भारत के साथ बातचीत की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का समाधान पूर्व शर्त के तौर पर नहीं रखना चाहिए। We also discussed the relationship between India and Pakistan and how to maintain the process of dialogue between the two countries. ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा है। उन्होंने दोनों पड़ोसियों को आतंकवाद और शांति प्रक्रिया को बाधित करने वाले तत्वों से सावधान रहने की सलाह दी। And I would urge both governments not to allow non-state actors, whether they're terrorists, extremists or political pressure groups, to derail a process which I know both the government of Pakistan and the government of India recognizes is necessary and is in the interest of their respective countries. इस मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान पठानकोट मामले की जांच पूरी करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पाकिस्तानी जांच दल भारत का दौरा करेगा। Our joint investigation team is completing its work and is likely to go in the next few days. And we are also hopeful that India's foreign secretary level talks with India will also resume in the near future, because their own High Commissioner made a statement that the two are not linked. And so I hope that the talks can be resumed soon. सरताज अजीज ने संभावित आतंकी खतरे को लेकर भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा किए जाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर संशय बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर मैच का वेन्यू बदलने की मांग की है। भारत और पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में 19 मार्च को मैच पहले से तय है। अब पाकिस्तान ने मैच के वेन्यू बदलकर कोलकाता या मोहाली में कराने की मांग की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी टीम बुधवार को भारत के लिए रवाना नहीं होगी। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की क्लियरेंस मिलने के बाद ही टीम की रवानगी हो सकती है। हालांकि इससे पहले कल दिल्ली में बीसीसीआई के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के साथ बैठक की। इसके बाद टूर्नामेंट के निदेशक एमवी श्रीधर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धर्मशाला में ही होगा। मैच जरूर होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो एंटायर कंट्री वेट कर रहा है। अभी हम डिस्कशंस किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑफिशियल्स भी थे। वो लोग उनके इनपुट्स दिए हैं। वी हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड व्हाट इज आवर करंट पोजीशन। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण की शुरुआत सूर्योदय के पहले हो गई, जिसकी वजह से यहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा खास तौर से उत्तर पूर्व राज्यों और पूर्वीय तटीय इलाकों में देखा जा रहा है। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण सुबह 5:30 बजे से 10:03 तक रहेगा। वहीं पूर्वी एशियाई देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिला। सूर्य ग्रहण का पूरा नजारा इंडोनेशिया, सुमात्रा और पूर्वी एशियाई देशों समेत ऑस्ट्रेलिया में नजर आया। और आखिर में हेडलाइंस। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज प्रधानमंत्री देंगे जवाब। कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी, व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय इकाई का दर्जा दिलाने का रास्ता साफ। संसद से विधेयक पारित। आयात निर्यात वाले उत्पादों को बीआईएस लेना होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 मार्च को होगी पूछताछ। बातचीत के लिए कश्मीर नहीं होनी चाहिए शर्त। ब्रिटेन की पाकिस्तान को नसीहत। विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा पठानकोट हमले की जांच में तेजी लाए पाकिस्तान।
और साल का पहला सूर्य ग्रहण आज, भारत में आंशिक ग्रहण, इंडोनेशिया, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।